हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। साइंस फॉर रेलवे। साइंस फॉर रेलवे एग्ज़ाम। रेलवे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग टॉप 100, टॉप 1000 से ऊपर तक की कोई भी सवालों को करेंगे। कोई भी सवाल का मतलब ये नहीं कि रैंडम सवाल होंगे, ये सब चैप्टर वाइज होंगे। और यह एक मैराथन नहीं है। यह जैसे देख आप लोगों को जो बैनर दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है कि मैराथन नहीं है। यह मैराथन नहीं है, यह एक नॉर्मल क्लास होगी। और इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो और एक चीज़ और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को रिवीजन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली लाइन है भोजन। भोजन, तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये सब जानते होंगे कि भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन कहाँ से आते हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी का क्लास 6 की एनसीईआरटी का ये है चैप्टर। भोजन कहाँ से आता है, तो भोजन के जो भी स्रोत होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। प्लांट से आता है। प्लांट मतलब पौधों से आता है, याद रखिएगा। उसके बाद एनिमल से आता है। ये एनिमल मतलब जंतु से आता है। देखिए, दो ही तरह से जो भी भोजन है वो प्राप्त होते हैं, प्लांट और एनिमल से। अब देखिए, प्लांट में जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग बता सकते हैं आप लोगों को कि प्लांट से कौन कौन सी चीज़ प्राप्त होती है। जैसे दाल हुआ, तेल हुए, सरसों के तेल जैसे, ये सब जो होते हैं सब प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। मांस हुआ, मछली हुआ, ये सब जो भी जंतु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं। घी हुआ, और उसके बाद भी जो दूध दूध हुआ, ये सब जो चीज़ है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गेहूँ, फिर चावल, ये सब जो होते हैं पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इतने जो भी चीज़ें हैं, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है अगर सवाल पूछ देगा तो प्लांट और एनिमल, मतलब दो ही चीज़ों से बस प्राप्त होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि भोजन के घटक के बारे में देखेंगे। भोजन के घटक के बारे में देखेंगे। भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, तो भोजन के बहुत ज़्यादा घटक नहीं होते हैं। और इनमें जो भी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग बारी बारी देखेंगे, आराम से पूरा देखेंगे। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यह भोजन का एक घटक होता है। उसके बाद होता है पानी, फिर उसके बाद होता है वसा, फिर उसके बाद देखेंगे प्रोटीन होता है, और होता है विटामिन और खनिज। विटामिन और जो भी मिनरल होते हैं, मिनरल को हम लोग बोलते हैं खनिज। अब देखिए कि इन सब से संबंधित कैसे सवाल आता है। ऐसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पूछ देगा। अभी यहाँ से एक सेकेंड देखें, कार्बोहाइड्रेट के जो भी स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में कौन कौन सी चीज़ आती है, तो यहाँ पे आता है बाजरा, चावल, जो भी मीठे चीज़ होते हैं, गेहूँ, मक्का, शकरकंद, आलू गन्ना, ये सब जो भी मीठे वाली चीज़ होते हैं, आलू गन्ना और पपीता हुआ, आम हुआ, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, तरबूज हुआ, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ें, ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। पानी में तो आप लोग समझते होंगे, वाटर इज टू, इसका फार्मूला होता है। इसके बाद वसा में आप लोग समझ सकते हैं तेल और घी।
जो भी होते हैं वसा में आते हैं। प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है, तो सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद मांस हुआ, मछली हुआ, उसके बाद अन्य भी जो भी दाल होती हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन, विटामिन आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कुछ फलों में पाया जाता है, अ, फलों सब्जियों में भी विटामिन पाया जाता है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे होते हैं और इनको कैसे हम लोग परीक्षण कर सकते हैं कि क्या और कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखिए, जो 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 एनसीईआरटी किताब में दिया है, एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से ही मैं बताऊंगा आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है ऊर्जा देने का। क्या करता है, ऊर्जा देता है। और कैसी ऊर्जा देता है, तो तुरंत ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, याद रखिएगा। और यह जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम लोग कैसे परीक्षण करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए यदि हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से एक कंटेनर लेते हैं और फिर यहाँ पर दूसरा कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर, कंटेनर का मतलब परखनली समझ लीजिए, परखनली ए और परखनली बी ले लेंगे इस तरह से। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो भी भोजन होता है, भोजन का सैंपल लेंगे। भोजन का सैंपल मतलब भोजन के जो भी देखेंगे, मिक्स करके एक ही में भोजन को पूरा पीस लेंगे और इसमें मिला देंगे, इसमें रख लेंगे। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे भोजन का मिश्रण, भोजन का मिश्रण, भोजन का मिश्रण लेंगे। और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसी चीज़ को मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे भोजन का पूरा मिश्रण हो गया। और इसमें हम लोग मिलाएंगे आयोडीन। क्या मिलाएंगे, आयोडीन। आयोडीन की 2-4 बूंदें मिला देंगे। आयोडीन यहाँ से लेंगे और यहाँ पे 2-3 बूंदें मिला देंगे। तो ये जो है आयोडीन है। क्या है, आयोडीन। आयोडीन की 2-3 बूंद मिलाएंगे और 2-3 बूंदों को मिलाने के बाद क्या होगा, ये पूरा जो पेस्ट है, ये जो पूरा पेस्ट है, यह पूरा पेस्ट किस रंग का हो जाएगा, तो यह काले रंग का हो जाएगा। याद रखिएगा, यह काले रंग का हो जाएगा, पूरी तरीके से यह काले रंग का हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो भी परीक्षण होता है कि मतलब इसको कैसे चेक करेंगे कि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो सवाल में ऐसे आएगा किस चीज़ का यूज करते हैं, किस रसायन का यूज करते हैं। तो इसका जो भी आंसर होगा आयोडीन होगा। आयोडीन जो होता है, यह इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक रोग होता है घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग में कौन सी ग्रंथि फूल जाती है, तो थायराइड। कौन सी ग्रंथि फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो यह गले में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। हम लोग अगले स्लाइड पर देखेंगे भोजन, भोजन के जो भी पदार्थ हैं, भोजन के जो भी यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे दूसरी स्लाइड में, यहाँ पे भोजन के घटक, भोजन के घटक में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देख लिए हैं, पानी को देखना ही नहीं है, वसा को आप लोग समझते ही हैं। अब देखेंगे हम लोग प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रोटीन के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन क्या करता है और प्रोटीन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी भोजन में प्रोटीन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसी तरह से फिर एक प्रश्नली लेंगे, प्रश्नली लिए और इसमें क्या किया करेंगे कि भोजन के सैंपल को ले लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, भोजन, भोजन का जो भी भोजन के घटक हैं, भोजन का मिश्रण लेंगे, मिश्रण ले लेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 बूंद वही चीज़ आयोडीन नहीं मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, CuSO4। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद मिला देने के बाद अब इस वाले कंटेनर में फिर भोजन के घटक लेंगे
और फिर इस वाले में भी मिलाएंगे हम लोग NaOH। एक सेकेंड, NaOH, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कापर सल्फेट का विलयन। ये दोनों मिलाएंगे। पूछेगा कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है। अब देखिए, ये मिलाने के बाद हम लोग को कैसा रंग दे देगा, तो यह रंग देगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का यहाँ पे रंग दे देगा। याद रखिएगा कि ये भी जो भी चीज़ होगी परख नली में, यह पूरा बैगनी रंग की हो जाएगी। किस रंग की हो जाएगी? बैगनी रंग की। याद रखिएगा, बैगनी रंग की हो जाएगी। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से छोटा, और यहाँ से इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से जो भी चीज़ें हैं उड़ा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको डिलीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे समझ जाइएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वसा के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कागज़ ले लेंगे और इस पर हम लोग खाने के जो टुकड़े हैं उसको रख लेंगे। और आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो दूसरा कागज़ इसके ऊपर से चढ़ा दीजिए, और इसके ऊपर से बेलन जो है उसको लीजिए और इसको अपने हाथ से दबा के पूरा इस तरह से राउंड जैसे रोटी बेला जाता है रोटी, उस तरह से इसको रोल कर दीजिए। रोल करने के बाद क्या होगा कि खाना को हटाएंगे जब, तो इस कागज़ पे जो भी कागज़ ऊपर नीचे लगाए गए होंगे उस कागज़ में क्या होगा कि तेल जैसा धब्बा, तेल का धब्बा दिखने लगेगा। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इस भोजन में जो भी चीज़ है वसा की मात्रा है, और जितना ज़्यादा क्या होगा तेल की मात्रा होगी, उतना ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि उतना ही ज़्यादा वसा इसमें है। याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि वसा के स्रोत कौन कौन सी चीज़ होती हैं। तो वसा के स्रोत जो भी होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। वसा के दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है पौधा और दूसरा स्रोत होता है जंतु। याद रखिएगा, पौधा और जंतु। पौधे में कौन कौन से चीज़ आते हैं, तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो मूंगफली। देखिए, मूंगफली से अच्छी खासी मात्रा में वसा निकलती है। मूंगफली हुआ, सरसों हुआ, नारियल का तेल नारियल का तेल निकलता है, आप लोगों को पता होगा। सोयाबीन का तेल निकलता है, गिरी का तेल निकलता है। सब NCERT के एकदम लाइन बाय लाइन मैंने नोट्स बना लिया है और आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, नहीं तो आज नौकरी करता है। समझ रहे हैं? सूरजमुखी जो होती है, ये सब पाए जाते हैं और इतने मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे, जंतु वाले में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जंतु वाले में जो भी होते हैं, जंतु वाले में कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं? मछली, फिर उसके बाद है मांस। इन सब में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? वसा। उसके बाद होता है घी देखिए जंतु से ही पाया जाता है। दूध, मक्खन, क्रीम और अंडा होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों में वसा पाई जाती है, और वसा दो ही चीज़ों से पाई जाती है, पौधों से और जंतुओं से। याद रखिएगा, पौधों से और जंतुओं से। अब देखते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में अंतर। वसा और कार्बोहाइड्रेट में अंतर देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में अंतर देखेंगे तो देखिए, अगर 1 ग्राम वसा है, 1 ग्राम वसा है तो हमको एनर्जी कितनी देगी? 9.2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी दे देगी। और वहीं पे 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 4.2 किलो कैलोरी दे देगा।
एक सेकेंड। आगे देखेंगे। अब देखिए यह जो होता है वसा जो होता है धीमे देता है, लेकिन वो जो भी एनर्जी देता है ज़्यादा मात्रा में देता है, क्योंकि यह ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है और यह धीमे ज़्यादा मात्रा में लेगा देगा, लेकिन धीमे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, धीमा होता है, इसकी प्रक्रिया जो होती है धीमी होती है। और इसमें क्या होती है कि एनर्जी कम होती है, लेकिन इसकी जो भी प्रक्रिया होती है यह तेज होती है। क्या होती है? तेजी से आप लोग को एनर्जी देने का काम करेगा, तेजी से देगा। अब देखते हैं, आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि जैसे यहाँ पे ज़्यादा और कम से क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे देखिए एनर्जी ज़्यादा दे रहा है और यहाँ पे एनर्जी कम दे रहा है। तो ये तो आप लोग समझ गए कि वसा में जो भी एनर्जी होती है कम होती है और वसा में जो होती है ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट में कम होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये धीमे देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो भी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए यह एनर्जी को धीमे प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो होती है कार्बोहाइड्रेट में जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए यह क्या करता है जल्दी एनर्जी देता है। आप लोग कभी देखे होंगे कि कोई भी एथलीट है, कोई खिलाड़ी है ग्लूकोज पीता है, ग्लूकोज पीने के बाद वो दौड़ लगाने के लिए तैयार रहता है। ग्लूकोज ग्लूकोज आप लोग देखे होंगे, एक शीशी में आता है, छोटा सा होता है, उसको पानी में घोलकर पिया जाता है। अरे इसको आप लोग पढ़े होंगे ग्लूकोन डी। तो ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं इसको पीते हैं खिलाड़ी, और इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो एनर्जी को तुरंत देने का काम करता है शरीर में। अब देखेंगे हम लोग प्रोटीन के कुछ स्रोत देख लेते हैं। प्रोटीन के स्रोत में ज़्यादा चीज़ नहीं है, प्लांट और एनिमल से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों को करना ही क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में आवश्यक क्यों है इसको हम लोग देखेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर में दो ही काम करता है। पहला काम क्या है? शरीर को स्वस्थ रखेगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ रखने का काम करता है। और दूसरा काम क्या है कि शरीर में वृद्धि करेगा, शरीर में या शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि से संबंधित है। देखिए ये जो भी वृद्धि करेगा ऊतकों में भी वृद्धि करेगा। ऊतक से भी संबंधित सवाल आता है कि कौन ऐसा मतलब खनिज तत्व है जो ऊतकों की वृद्धि करता है। तो वृद्धि से संबंधित है तो वृद्धि ऊतक की भी करेगा। ऊतक ऊतक मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऊतक होता है। आगे देखेंगे प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। तो ये आप लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पे वृद्धि करता है, शरीर को स्वस्थ रखने का काम करेगा और शरीर में वृद्धि करेगा। इसकी कमी से एक रोग होता है क्वासियोरकोर। एक बीमारी होती है जो जिसको हम लोग सूखा रोग, नहीं सूखा रोग क्वासियोरकोर नहीं होता है। अच्छा मुझको डाउट है इस पर, आप लोग इस पर आप लोग अपनी कमेंट अपना दीजिएगा। क्वासियोरकोर होता है, हाँ क्वासियोरकोर ही होता है, क्योंकि रिकेट्स जो होता है इसमें मेरा डाउट था रिकेट्स को लेकर। क्वासियोरकोर नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि कोई आदमी कोई लड़का है उसका ऐसे पेट निकल जाएगा और जो भी पैर होते हैं हाथ होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जो भी पैर और हाथ होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। याद रखिएगा इस तरह से पैर हाथ कमज़ोर होंगे, पेट जो होता है खूब निकल जाता है ऐसे।
उनके हाथ और पैर कमज़ोर ही रह जाते हैं, और गर्दन भी, जैसे बहुत लोगों की विकास नहीं, मतलब एक तरह से कहेंगे कि शरीर का विकास रुक जाता है, समझ रहे हैं। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं क्वाशियोर, यह एक रोग होता है। अब देखेंगे विटामिन। देखिए यह क्लास जो है आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों को धोखे में रखकर, धोखा नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। जो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कक्षा 6 से लेके 10 तक की NCERT है, 2-3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास जो भी होता है उसमें ख़त्म कर दूँ। मुझको ऐसा नहीं है कि बहुत टीचरों जैसे हंगामा खड़ा करना है कि ये चीज़ पढ़ लो आएगा। देखिए जो भी चीज़ें हैं सिलेबस में उसको बारी बारी से हम लोग कवर करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, जिससे क्या होता है कि इसमें एक रिदम बना रहेगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे विटामिन, विटामिन देखेंगे, विटामिन को देखेंगे। देखिए मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, मेरा चेहरा इसमें वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी बैनर पर मैंने यहाँ पर दिखाया था यही मेरा चेहरा है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने आप को बहुत छिपा के बना रहा हूँ। मेरे पास जो भी उपकरण है कम है। उपकरण का मतलब समझ रहे हैं कि ना कैमरा है ना कुछ है, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं उनका प्रयोग करके कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, ज़रूर होता है। और सब लोग किए हैं तो मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ, इसमें क्या जाता है। मैं यही सोच के बस आप लोगों के लिए फिर से वीडियो स्टार्ट किया हूँ। फिर से क्या मतलब एक नए सिरे से स्टार्ट किया हूँ। और मैं रुक गया था ताकि मेरा एग्ज़ाम है 2-3 महीने से एग्ज़ाम में, और थोड़ी अभी शादी विवाह का सीज़न चल रहा था, तो इसमें गांव घर में जो भी चाची चाचा के घर शादियां होती हैं उसमें उलझे हुए थे। तो छोड़िए उसको जाने दीजिए। आप लोगों के लिए वो बताना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई पर फोकस करते हैं। विटामिन, विटामिन हमारे हमको क्या करता है, विटामिन जो है रोगों से रक्षा करता है। क्या करेगा, सबसे पहले याद रखिएगा, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करेगा, रोगों से रक्षा करेगा, याद रखिएगा, रोगों से रक्षा करेगा। कि किसकी मनुष्य में विटामिन से प्रभावित होने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले आँख प्रभावित होता है। आँख का नाम सुने होंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। हड्डियाँ प्रभावित होती हैं, कौन सी चीज़, हड्डी, हड्डी प्रभावित होती है। फिर उसके बाद कौन सा चीज़ प्रभावित होता है, दांत प्रभावित होता है। एक सेकंड, क्या हो गया यार, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत काफ़ी दिनों के बाद लिखने पर बड़ी दिक्कत होती है। दांत प्रभावित होते हैं, दांत प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़े प्रभावित होते हैं। ये सब 3-4 चीज़ें होती हैं। चमड़ी प्रभावित होती है, बहुत चीज़ें प्रभावित होते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत इत्मीनान से देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। विटामिन के बारे में हम देखते हैं विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो इस विटामिन जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार मतलब 2 टाइप से लिखेंगे। 2 टाइप के जो भी होते हैं, पहला जो होता है जल में घुलनशील। कौन सी चीज़, जल में, जल में घुलनशील, घुलनशील ऐसे होता है, उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ से, घुलनशील। और एक होता है वसा में, वसा में घुलनशील। देखिए जल में डायरेक्ट याद रखिएगा, एक ट्रिक होती है, बहुत आसान ट्रिक है। भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, तो भैंस को बी से भैंस, बी से भैंस, बी से भ और सी से स। भैंस गई पानी में, तो बी से भैंस गई पानी में, बी से भैंस और बी से भैंस और सी से स, मतलब भैंस, बी से भ और सी से स, भैंस गई पानी में। और यहाँ पे कीड़ा होता है, तो इसको हम लोग ए डी ई और के, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा होता है। ये 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, और ये 2 विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा अगर और भी चीज़ पूछना होगा तो वो मैं अगले क्लासों में जो भी चीज़ें हैं बताता चलूँगा। जैसे अब देखिए, ए किसको प्रभावित करता है, तो आँख को प्रभावित करता है। डी जो होता है
हमारे शरीर में हड्डियों को प्रभावित करता है। ए जो होता है जैसे अनुवांशिक नहीं कह, नपुंसकता, जैसे बाल बच्चे पैदा करने में जो भी क्षमताएं होती है उसको प्रभावित करता है। और के जो होता है, यह जो होता है एक तरह का जैसे ब्लड क्लोटिंग को करने में काम आता है। और बी जो होते हैं, बी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बी से संबंधित बेरी एक रोग होता है। और सी से संबंधित जो रोग होता है स्कर्वी, जो भी रोग होते हैं, तो इन सब में ये सब विटामिन काम आती हैं। तो इसको हम लोग आगे वाली जो क्लास नहीं, आगे चल के जो भी चीज़ें हैं मैं उसमें बताऊंगा, पूरी विस्तार से बताता चलूँगा। आराम से देखिए कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ दिया रहेगा। तो कक्षा 6 से हम लोग पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा कि मैं बहुत बड़ा धुरंधर टीचर हूँ। 25 मिनट मात्र हुए हैं और मैंने आप लोगों को इतना कुछ बताया है कि लगभग 8 से 9 स्लाइड बता दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑनलाइनर क्वेश्चन लाने से कोई मतलब नहीं है। आज के ज़माने के जो भी टीचर हैं लोग, वो ऐसे लाएंगे, ऐसे एक लंबा क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पे मैं बताता हूँ लास्ट में यहाँ से एक लंबा क्वेश्चन, यहाँ से पूरा लंबा क्वेश्चन, इस तरह से, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन इस तरह से। और इसमें कहेंगे, इसको पढ़ेंगे, पढ़ के फिर ये वाला बाबू सही है, आके आप लोगों का आया, ऐसे बोलेंगे, आप लोगों का आया नहीं आया, अरे समझाओ ना भैया उसको। पहले लोग क्या करते हैं कि अपना बैच बेचेंगे, दुनिया भर का पहले बैच बेचने का काम करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो टीचर हूँ। आप लोग, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो भी बैच आते हैं, जो भी टीचरों के बैच हैं, 1000 2000, अरे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यार यूट्यूब। उस पर फ्री में पढ़ाओ ना। अगर आप लोगों को इतना ही है, तो पैसा नहीं कमाना है, तो यूट्यूब खुद मुझको लगता है कि अच्छी खासी इनकम दे देता है अगर लोग उस पर देखते हैं। आप इतने अच्छे टीचर हैं तो अपना बैच ही मत लाइए ना, फ्री करके पढ़ाइए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर मेरी क्लास चल रही है तो मैं अपने बैच को, जो भी इनकम होने वाली है, जैसे मेरी अभी तो इनकम शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 150 के करीब होंगे। 150, जैसे लगता है कि चैनल मर चुका है पूरा। और 150 52 152 53 के करीब होंगे। मैं चेक भी नहीं करता हूँ ऐसे। देखो, इन सब में ज़्यादा उलझा भी नहीं रहता हूँ कि मुझको इतना सब्सक्राइबर चाहिए। मैं देखिए आप लोगों के लिए सोचा हूँ कि जब मैं फेल हुआ हूँ, आज टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, आज रिजल्ट आया है और मैं अच्छे खासे नंबर ला कर भी नहीं हुआ है, जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। जो टेक्नीशियन की कट ऑफ है, रेलवे की कट ऑफ है, जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे नंबर से कम हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगा तो मुझे भी आएगा, और आप लोगों के सुझाव से मैं अपना इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने ज्ञान को, और आप लोगों को भी बता सकता हूँ। और आप लोग के अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक चीज़ देखिए, अगर शुरू कर देता हूँ जो भी चीज़ मैं अपने लिए अब पढ़ता था कि मैं बस अपना पढ़ूंगा, अपना पढ़ने से मुझको लगता है कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस मान लीजिए कि यहाँ से एक लड़का उठा, यहाँ से, मैं देखिए एकदम सीधा साधा गांव से सब बिलोंग करने वाला हूँ। मेरे घर में बस वही है कि लाइट चल रही है और पंखे चल रहे हैं, वही है बस नॉर्मल। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा घर है। घर की छतें जो हैं बारिश होने के बाद अपना जवाब देने का काम कर रही हैं। तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसा मुझको सपोर्ट कीजिए कि एक मम्मी पापा गांव के लिए, अपने गांव, अपने घर, अपने शहर के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, और जो भी चीज़ें हैं उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। जो भी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर करवाने में मेरी मदद करते हैं, आप लोग शेयर करते हैं। देखिए मैं बकवास ज़्यादा नहीं करूँगा। जब एक बार स्पीड पकड़ लूँगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो रिवीजन इतने करवाऊँगा, आप लोग जिस किताब के कहेंगे उस किताब का एक 10,000 55,000 जो भी क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों को मैं फेमस किताबें बता देता हूँ रेलवे के लिए। यूथ पब्लिकेशन YTC करके बोला जाता है, YTC यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है। रुक्मणी की एक बुक आती है, एक आती है उसकी क्या बोलते हैं उनकी SK झा सर एक होते हैं, एक हैं पटना वाले सर। और उसके बाद है
हमारे प्रिय खान सर जो हैं, खान सर की बुकें आती हैं, खान सर की जो बुक आती हैं, बहुत से लोग टीचर हैं, प्रिया मैम हैं, इन सभी बुकों को मैं आप लोगों को इस चैनल पर ऐसे पढ़ाऊंगा कि पूरी किताबें पढ़ डालो, पूरी किताबें पढ़ डालो, एक भी किताब मत छोड़ो, हर एक किताब को ख़त्म करो। और कैसे नहीं फंसेगा पेपर में सवाल, देखिए लोग ये बोलते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए में से फंसेगा। आप देखिए एक लिमिटेड चीज़ पढ़ के नहीं फंसा सकते हैं। सवाल कहाँ से पूछेगा, कहाँ से नहीं पूछेगा, आपको पता नहीं है। प्रीवियस ईयर लगाने से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर में गारंटी तो नहीं है कि PYQ लगा रहे हैं तो वही चीज़ें उठा के पूछ देगा, ऐसा नहीं है। जब पूछेगा वो तो आपका दिमाग चक्कर खा के गिर जाएगा, कभी इस किताब से पूछ देगा, कभी उस किताब से मैच करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो मैं इस तरह से लिख कर बता रहा हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि NCERT जो बुक होती है उसका मैंने अपने से नोट्स बनाया है। NCERT जो बुक होती है कक्षा 6 से लेकर 10 तक का मैंने नोट्स बनाया है, और इसको मैं पूरी अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूँ। जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरी तरह से कोशिश है, समझ जाइए, ज़्यादा चीज़ ना करके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझको लग रहा है कि इतना ज़्यादा बताना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, और आप लोग ध्यान अगर देंगे तो ठीक है। अभी जो भी शुरुआत है, करने में क्या जाता है, करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे विटामिन, विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे खनिज। खनिज क्या होता है, खनिज क्या करता है, खनिज से संबंधित कैसे सवाल आते हैं। तो खनिज हमारे शरीर में क्या होता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा का मतलब कि थोड़ी सी मात्रा, अल्प मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है। और इसकी उचित अवस्था, मतलब इसकी जो भी जितना भी मात्रा में हो, यह एक उचित मात्रा में होने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। उचित मात्रा में अगर जो भी खनिज होते हैं उचित मात्रा में रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा विकास करेगा, जो भी विकास होगा अच्छा विकास करेगा, अच्छा विकास करेगा, याद रखिएगा। खनिज का होने से बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे शरीर की जो भी विकास होता है वो एक अच्छे तरीके से होता है, एक अच्छे ढंग से होता है। और खनिज की हमें बहुत आवश्यकता होती है। देखिए अब देखेंगे कि चावल में एक सवाल पूछता है कि चावल में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो चावल में पाया जाता है। तो ये जो चावल में पाए जाने वाला पोषक तत्व है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी चीज़, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में पाया जाता है, खाने वाली चीज़ों में। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में ही पाया जाता है, खाने वाली चीज़ों में चावल में पाया जाता है। अब देखिए पोषक तत्व जो भी होते हैं हमारे शरीर में, जो भी पोषक तत्व होते हैं, देखिए खनिज भी एक पोषक तत्व है और कार्बोहाइड्रेट भी एक पोषक तत्व है। और इन पोषक तत्वों में कुछ रेशों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में जो भी भोजन पचता है, भोजन होता है, उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में रेशे का मतलब आप लोग समझते हैं फाइबर, रेशों की आवश्यकता होती है, फाइबर की आवश्यकता होती है। और तो फाइबर से संबंधित कौन कौन से, इसको हम लोग हिंदी में पूरा रुक्षांश बोलते हैं, रुक्षांश बोलेंगे, रेशा बोलेंगे, ये सब बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, जैसे मूली हुआ, सलाद वाली जो चीज़ें होती हैं, मूली, सलजम, गाजर, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं इसमें फाइबर भर भर के पाया जाता है। और फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम होता है हमारे शरीर में क्या करता है, पाचन क्रिया को पूर्ण करने का काम करता है। पाचन को पूर्ण करता है, पूर्ण करने का काम करता है, उसको पूरा करवाने का काम करता है। देखिए रुक्षांश जो होता है, इससे हमारे शरीर में
कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पोषक प्रदान नहीं होता है, लेकिन ये खाना को पचाने में बहुत मदद करता है। खाना को कैसे पचाता है, तो यह जो फाइबर यानी रेशा जो होता है, भोजन के जो भी भोजन जो होता है उसके भोजन के आयतन को बढ़ा देने का काम करेगा, जिससे क्या होता है कि हमारा खाना जो होता है हमारे शरीर में वो जल्दी से पच जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जल। जल से संबंधित कुछ सवाल होते हैं। जल है, और हमारे प्रिय मान्यवर जो भी है मोदी जी हैं, वो जल संरक्षण नियम के तहत कुछ योजनाएं चलाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं और योजनाएं फ्लॉप हो जाती हैं। आप लोग यूट्यूब देखते होंगे, यूट्यूब नहीं होता है, यूट्यूब देखते हैं तो इस पर बहुत सी खबरें चलती रहती हैं कि एक अधिकारी हैं जो बहुत फेमस हुए थे 2018 के यूपीएससी टॉपर लिस्ट में उनका नाम था, और उन्होंने जल घोटाला, जल में जल संरक्षण से संबंधित घोटाला किया है। जल संरक्षण से संबंधित घोटाला किया है। जल का संरक्षण करने के लिए उनको चुना गया था, और वो अपने ही ज़िले में मध्य प्रदेश में ही घोटाला करके, जिला नहीं राज्य, ज़िले में मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में उनका पोस्टिंग थी, और वहाँ पे उन्होंने जल से संबंधित घोटाला किया और अच्छे खासे पद पे हैं। देखिए उतने बड़े बड़े लोग भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो एथिक्स की किताबें लिख देते हैं। और तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देश कहीं ना कहीं विकास करने वाला है। देश की विकास जो है रुक चुका है। देश का विकास होने वाला नहीं, देश का विकास हम लोग करेंगे। और हम लोग को तो माननीय जज साहब जो हैं सीधे बोलते हैं काकरोच। क्या है? काकरोच। हम लोग काकरोच हैं, तो काकरोच ही सही भैया। चलिए देखते हैं। तो भोजन, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करता है। जो जल होता है हमारे भोजन में, एक सेकेंड, ये बड़ा पतला लिख रहा है। भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या करता है? पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। अवशोषित करने का काम करता है, काम करता है, याद रखिएगा। और यह हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट पदार्थ, समझ रहे हैं? अपशिष्ट पदार्थ आप लोग देखिए ज़्यादा दिन से पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ पूरी शॉर्टकट तरीका है, और यह चैनल जो है इसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जो सवाल के इर्द गिर्द के शब्द होते हैं उसको मैं बताऊँगा। ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, उससे बचने के लिए ये सब मैं आप लोगों को थोड़ा आसान तरीके में बताऊंगा। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे मतलब खाने जो भी हम लोग खाते हैं उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होते हैं उनको बाहर निकालने के। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? मूत्र होता है, जिसको हम लोग पेशाब बोलते हैं, और पसीना होता है। तो पसीना हमारे शरीर से, पसीना को निकालने का काम करता है जल। इसी के कारण क्या होता है कि पसीना निकलता है, और मूत्र भी इसी के कारण निकलता है। ऐसा है कि 1.5 लीटर जो भी मूत्र होता है, 1 दिन में 1.5 लीटर मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकलना ही निकलना है। तो अब देखेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार हम लोग किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार हम लोग उसको कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार उसको हम लोग बोलते हैं कि जो आहार हम लोग पूरे दिन खाते हैं, उसको तो हम लोग आहार बोलेंगे। आहार बोलेंगे जो हम लोग पूरे दिन खाते हैं, जो पूरे दिन हम लोग खाते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, वो उसको हम लोग बोलेंगे आहार बोलेंगे। और उसके बाद जो हमारे शरीर में
शरीर की वृद्धि, जो हमारे शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि प्लस, शरीर की वृद्धि प्लस स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है, स्वास्थ्य के लिए वृद्धि प्लस स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है, सहायक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग, उस भोजन को हम लोग बोलेंगे संतुलित आहार। क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। देखिए, जो हम लोग दिन भर कचर कचर खाते रहते हैं, कहीं कुरकुरा खा लिए तो कहीं मैगी, कहीं से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो खाते रहते हैं, तो वो तो आहार हो गया। लेकिन जो हमें फायदा करे उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित आहार। याद रखिएगा, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हम लोग को फायदा करती हैं। मैं आप लोगों की इतनी चीज़ें बता दिया हूँ, यहाँ से ये सब चीज़ें बता दिया हूँ। इसमें आप लोगों को कुछ ही चीज़ें होंगी जो परीक्षा में फ़ायदा करेंगी। तो उसी तरह से जो भी कुछ फ़ायदा करने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित कंटेंट और संतुलित पढ़ाई। तो संतुलित मतलब कि ऐसी चीज़ जो आप लोगों के लिए सहायता करे या सहायक हो। तो एक चीज़ से मतलब आप लोगों को फ़ायदा हो, कि मतलब कहीं ना कहीं फायदा हो, तो उसको हम लोग संतुलित आहार बोलेंगे। याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि संतुलित आहार में कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं। तो संतुलित आहार में देखिए, यहाँ से संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो होता है पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद फाइबर होता है, उसके बाद वाटर होता है। देखिए, तीन चीजें हैं तो समझ जाए कि भोजन संतुलित है। जैसे आप कहीं गए खाना खाने और बारात में मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है जिसका नाम काकरोच है, किसी काकरोच के शादी में आप गए और वहाँ पे आपने खाया पनीर, पनीर खाया। कुछ अच्छी चीज़ खाया कीजिए यार, खाएंगे तो फुल्की खाएंगे, मैगी खाएंगे, ये सब खाते हैं। अच्छी चीज़ खाइए, पनीर खाइए। तो पनीर खाया आपने, पनीर खाने के साथ साथ आपने पानी तो पिया ही नहीं, तो ये संतुलित आहार में नहीं गिना जाएगा। और आपने सलाद नहीं खाया, क्या नहीं खाया? सलाद, सलाद जो होते हैं उसको नहीं खाया। तो सलाद में पाया जाता है फाइबर, फाइबर। और आपने पानी भी नहीं की, पानी भी नहीं ज़्यादा पिया, थोड़ा सा पानी पी कर रह गए। तो ये सब चीज़ें मान लीजिए कि ये नहीं खाए, ये नहीं खाए, तो ये भोजन क्या होगा, यह जो पनीर होगा आप लोगों के लिए संतुलित नहीं होगा। यह आपको फायदा नहीं करेगा, आपको नुकसान कर जाएगा, संतुलित नहीं होगा। याद रखिएगा, संतुलित नहीं होगा। और अब देखिए, अब एक चीज़ और चीज़ करेंगे। आप यहाँ से सलाद खा लिए प्लस पानी ले लिए, प्लस पानी, ये सब लेने के बाद क्या हुआ कि ये भोजन जो भी है इसमें सलाद में पाया जाता है फाइबर, फाइबर। उसके बाद फाइबर, उसके बाद जो होता है इसमें पानी तो है ही। तो तीन चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई। अरे यहाँ से पानी और पनीर, भोजन पनीर में से पता नहीं कैसे आ जा रहा है, बार बार दिमाग खराब कर दे रहा है। हाँ, यहाँ से बार बार स्क्रीन पर कुछ आ जा रहा है यार, बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से देखिए तीन चीज़ हो गई, भोजन हो गया। भोजन में से हमको पनीर में से वसा मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद मिल जाएगा हम लोग को कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकता है, मिल जाएगा नहीं, मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए इन सब चीज़ों को मिल जाने के बाद मान लीजिए पानी कम मिलेगा, तो यहाँ से पानी हम लोग नहीं लिए, पानी ले लिए, सलाद ले लिए, ये सब हो गया। ये संतुलित भोजन में आ जाएगा, संतुलित। अब देखिए सब्जियों को कैसे पकाना चाहिए, कैसे नहीं पकाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सब्जी, सब्जी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले सब्जी को, अरे यार कैसे लिखा रहा है, एक सेकेंड। हाँ, सब्जी, सब्जी जो है और फल,
सब्जी और फल को कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए इसके बारे में। तो सब्जी और फलों दोनों को छिलका उतार कर नहीं धोना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ से लोग लिए लौकी, लौकी लिए इसको क्या करते हैं पूरा इसका छिलका उतार देते हैं और उसके बाद धुलते हैं। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं यह गलत तरीका है सब्जी बनाने का। कोई भी आप फल लेते हैं, मान लीजिए कि आप पपीता लिए, पपीता कैसे बनेगा, एक सेकेंड मैं कोशिश करता हूँ पपीता बनाने की। पपीता लिए इस तरह से, पपीता नहीं ये अमरूद बन गया। इसको मान लीजिए आप पपीता, मानना तो है पपीता, पपीता मान लीजिए। अब इसको भी बिना धोए पहले आप लोग छीले फिर इसको धुल दिए, तो ये एक गलत तरीका है। इसको पहले धुलना है, क्या करना है, पहले पहले धुलाई करना है इसकी, पहले धुलाई करना है, पहले धुलाई करिए इसकी, फिर उसके बाद छील दीजिए, इसका छिलका उतारिए, फिर उसको पकाइए या कच्चा जैसे पपीता है फल है कोई, उसको डायरेक्ट खाइए। इन तरीकों को फॉलो करिए तो ये तरीके अच्छे होते हैं। चावल दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं गांव में जो महिलाएं होती हैं पूरी एक थाली चावल ले लेंगी, इस तरह से एक थाली चावल ले लेंगी और इसको 2 बार धोएंगी, कहेंगे कि 2 बार धोने से चावल अच्छा साफ होता है। तो चावल को 2 बार 3 बार नहीं धोना चाहिए, यानी कोई भी सब्जी है उसको बार बार नहीं धोना चाहिए। आप दाल पका रही हैं तो कोई भी लड़की है कोई भी लड़का है आप दाल पका रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार मत धोइए, 2 बार बहुत हो गया, या 1 बार ही धोइए, ताकि और अच्छे पानी से धो दीजिए, 1 बार में बहुत ज़्यादा है। भोजन पकाते समय उसको ज़्यादा क्या है, उससे क्या है कि उसको ज़्यादा मत पकाइए, जलाइए मत, उसको ज़्यादा जला के मत पकाइए, ज़्यादा मत जलाइए, ज़्यादा जला के नहीं खाना है। कोई भी चीज़ें ज़्यादा जला के नहीं खानी है। ज़्यादा जली और भुनी हुई चीज़ें खाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन सी आप लोग पढ़ेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ। विटामिन सी क्या होता है कि जब हम लोग किसी भोजन को ज़्यादा पकाते हैं, खूब तलते हैं, खूब उसको पकाते हैं, तो क्या होता है कि ये विटामिन सी हो जाता है नष्ट और पूछ देता है सवाल, और हम लोग हो जाते हैं लटक। और आया था सवाल टेक्नीशियन में, शायद आया था सवाल कि कौन सी विटामिन है जो कि भोजन पकाते समय नष्ट हो जाती है। तो भोजन पकाते समय नष्ट हो जाती है कौन सी, विटामिन सी नष्ट हो जाती है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी रोग होते हैं विटामिन खनिज और जो भी रोगों के लक्षण होते हैं विटामिन से संबंधित, तो हम लोग देखेंगे विटामिन एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे विटामिन और उसके बाद लिखेंगे रोग, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लक्षण। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, और मैं आप लोगों को बता देना की कोशिश करूँगा कि अगर हम लोग ए लेते हैं तो इस विटामिन से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, याद रखिएगा, रतौंधी होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यह रात में कम या पूरा ही ना दिखाई देना, कम या पूरा ही ना दिखाई देना, पूरा ही न दिखाई देना, ऐसे ही प्रक्रिया होती है। अब देखेंगे कि विटामिन बी जो है, विटामिन बी से कौन कौन रोग होता है, तो विटामिन बी से रोग होता है बेरी रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि पेशियाँ जो होती हैं, पेशी जो होती है वो दुर्बल हो जाती है, क्या होती है, दुर्बल पेशी हो जाती है, और काम करने में ऊर्जा की कमी, मतलब ऊर्जा की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में ऐसे थका महसूस करेंगे, ऊर्जा की कमी हो जाती है। विटामिन सी देखेंगे, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। और स्कर्वी हमारे शरीर में क्या करता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। घाव भरने में समय लगता है, क्या होता है, कहीं भी घाव लग जाती है, घाव
भरने में समय लगता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी से संबंधित है रिकेटस। रिकेटस रिकेटस रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं, बोन, या क्या हो जाती हैं, बहुत लचीली और मुलायम हो जाती हैं। मुलायम हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। मुलायम और लचीली होकर मुड़ने लगती हैं, मुड़ मुड़ जाती हैं बार बार। आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैल्शियम, कैल्शियम से संबंधित जो भी सवाल आते हैं, कैल्शियम से क्या पूछता है, तो कैल्शियम यदि है, कैल्शियम एक खनिज है। कैल्शियम, कैल्शियम जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो कैल्शियम हमारे बोन मतलब हड्डी और टीथ यानी दांत, दांतों और हड्डी में पाया जाता है। दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। एक सेकंड, इसको मिटाते हैं। दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। जी देखिए, कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांतें दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियां और दांतें दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखेंगे कि एक और खनिज होता है आयोडीन। आयोडीन के बारे में मैंने आप लोग को बताया है, आगे ही बताया था। आयोडीन क्या करता है हमारे शरीर में, कहाँ पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। घेंघा में क्या होता है कि गर्दन की जो भी ग्रंथि होती है, गर्दन में एक ग्रंथि पाई जाती है, गर्दन की ग्रंथि ग्रंथि सूज जाती है। ग्रंथि में सूजन आ जाता है, ग्रंथि में सूजन आ जाता है, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर। देखिए बहुत खास चीज़ नहीं है, एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया और मुझको लग रहा है कि 1 घंटे भी नहीं हुए। और जो भी दूसरे जो टीचर होते हैं, जो भी ऑनलाइन की दुनिया में, मैं मुझको तो बेइज्जती नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं उन्हीं टीचरों लोग से पढ़ा हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चनों को बताने में ज़्यादा समय लेते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकती हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें बताना अच्छी बात है। हम लोग देखेंगे वस्तु, जो भी तंतु और वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक एक मतलब चैप्टर है कक्षा 6 की एनसीईआरटी में। तंतु से वस्त्र तक, वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। देखिए तंतु से वस्त्र तक देखेंगे तो यहाँ पे जो भी होता है फाइबर, जो भी होता है फाइबर, यहाँ पे तंतु दूसरा है और वहाँ पे फाइबर जो था वो खाने वाला फाइबर था। तो तंतु जो होता है हमारे कपड़े में धागे की जो भी किनारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक धागा लिए और इसके इस वाले किनारे को हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे धागे, इस तरह से छोटे छोटे धागे निकले रहते हैं, अनेकों धागे निकले रहते हैं। तो इसी धागों के में से इसको हम लोग एक धागा जोड़ लेंगे तो इसको हम लोग पतले पतले जो रेसे होते हैं जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फाइबर। फाइबर यानी तंतु, यानी इसी से, इन्हीं धागों से एक मोटा धागा बनता है, उन धागों से फिर कपड़ा बनता है, ऐसे होता है। आगे देखेंगे कि जो भी तंतु है किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है, कैसे कैसे होता है। तो तंतु 2 टाइप के होते हैं। तंतु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम और प्राकृतिक में क्या अंतर होता है, कृत्रिम जो होता है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और प्राकृतिक जो होता है वो अपने से पैदा होता है। प्राकृतिक में दो दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन चीज़ें होती हैं, एक पौधों से प्राप्त होता है यानी पादप, पादप से प्राप्त होता है, पादप से, और एक जो होता है, एक जो होता है जंतु से प्राप्त होता है, जंतु से, जंतु से प्राप्त होता है। देखिए पादप से प्राप्त होने वाले जो भी फाइबर हैं, जो भी रेसे हैं,
उनमें कौन कौन चीज़ें आती हैं, तो रुई, रुई और जूट आता है। क्या आता है, जूट आता है। और जो भी जंतु से प्राप्त होने वाले जो भी रेशे हैं उसमें रेशम आता है, रेशम। और उसके बाद आता है ऊन आता है, ऊन आता है। देखिए रेशम जो होता है किससे प्राप्त होता है, तो रेशम जो होता है कोकून से, कोकून से प्राप्त होता है। और ऊन जो होता है, ऊन कहाँ किससे प्राप्त होता है, तो खरगोश, खरगोश, बकरी, बकरी, भेड़, इन सब से प्राप्त होता है। अब देखेंगे कृत्रिम, कृत्रिम में क्या होता है, कृत्रिम में मुख्यतः 3 जो होते हैं फाइबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर होता है। उसके बाद आप लोग सुने होंगे नायलॉन, और उसके बाद सुने होंगे एक्रेलिक। पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए, ये सब सवाल पूछते हैं और ज़्यादा तेज़ी से पढ़िएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। नायलॉन जो था सबसे पहला कृत्रिम रेशा था, सबसे पहले बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया था, सबसे फर्स्ट बार बनाया जाने वाला जो भी रेशा था वो नायलॉन ये था। आप लोग सुने होंगे, इसके बारे में पढ़े भी होंगे। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि एक एक में से क्या है। तो रुई, रुई जो होता है, रुई से हम लोग शुरू करेंगे, रुई से। रुई, एक सेकेंड, रुई, रुई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काटन, काटन बोलेंगे। और यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यह कहाँ काम आता है, तो लैंप की बत्ती में काम आता है, लैंप की बत्ती, लैंप की बत्ती बनाने में, बत्ती बनाने में, रजाई बनाने में, रजाई, गद्दा, तकिया, तकिया आदि बनाने में। और यह कहाँ पैदा होता है, ये तो यूज हो गया, इसका यूज हो गया। अब ये पैदा कहाँ होता है, तो काली मिट्टी में होता है। एक सेकेंड, यहाँ से इसकी राइटिंग, काली मृदा में यह प्राप्त होता है, याद रखिएगा, काली मृदा में प्राप्त होता है। और कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो जलवायु जो होनी चाहिए इसके लिए उष्ण जलवायु होनी चाहिए, उष्ण, उष्ण जलवायु में पैदा होता है, जल वायु में पैदा होता है। याद रखिएगा, कपास किस चीज़ से प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो कपास एक प्रकार का फल है। याद रखिएगा, कपास एक प्रकार का फल है जो फल से प्राप्त होता है। किस चीज़ से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, फल से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे रेशम, रेशम से संबंधित देखेंगे क्या होता है, रेशम क्या करता है, रेशम कहाँ से पैदा होता है, किस कीटाणु से पैदा होता है, ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। रेशम जिस कीटाणु से पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बैक्स मूरी, बॉम्बैक्स मूरी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, ई होता है, बॉम्बैक्स मूरी, बॉम्बैक्स मूरी। बॉम्बैक्स मूरी जो होता है इसका जो भी प्रोसेस होता है, पहले यहाँ पे अंडा बनेगा, फिर अंडा बनने के बाद छोटा सा कीट पैदा होगा, फिर कीट पैदा होने के बाद इस तरह से बड़ा कीट पैदा होगा, हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से धीरे धीरे घूमते घूमते थोड़ा सा और बढ़ेगा, और यह एक बार क्या करेगा, इस पर इस तरह से धागे जैसे लपेटने लगेगा धीरे धीरे। और एक समय आएगा कि यह पूरी तरह से धागा 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 लपेट लेगा। और इसी धागे वाली भी प्रक्रिया होती है जो लास्ट वाली प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोकून। याद रखिएगा, कोकून, कोकून बोलते हैं। और इसके बाद फिर वही तितली बन जाएगा, और उसके बाद फिर वो अंडा आता रहेगा। तो ये प्रोसेस होता है, इस तरह से घूमता हुआ आता है। और इसमें जो भी होते हैं, यह रेशम जो है, रेशम को हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, रेशम, रेशम जो है क्या है, तो रेशम एक तरह का कौन सी चीज़ है, प्रोटीन है। याद रखिएगा, रेशम क्या है, प्रोटीन है। और यह सबसे पहले कहाँ पे बना था, सबसे पहले कहाँ पर इसकी खोज की गई थी, तो
चीन में खोजा गया था। कहाँ पर, ये पूछ देता है। सबसे पहले इसका प्रचलन कहाँ से चला था रेशम का, तो यह चीन से चला था। और यह कौन सी चीज़ है, प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन होता है। और इसके जो भी लास्ट स्टेज वाला जो भी पदार्थ होता है, जो भी जो भी ढोलक जैसे होता है, उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। और ये जो जीवाणु होता है, यह बॉम्बैक्स मूरी होता है। और कहाँ पर पाया जाता है, शहतूत के पौधों, शहतूत के पौधों की पत्तियों को यह खाने का काम करता है। उसी पर बड़ा होता है और उसको खाने का काम करता है। भारत में जो भी इसके प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं भारत में, जो भी इसके बॉम्बैक्स मूरी यानी रेशम के जो भी टाइप हैं, रेशम के टाइप जो हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है मलबरी, मलबरी एक आता है। फिर उसके बाद आता है ट्रॉपिकल टसर, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल टसर। फिर उसके बाद आता है ओक टसर, ओक टसर। फिर उसके बाद आता है ईरी। और उसके बाद आता है मूंगा, मूंगा। आप लोग सुने होंगे कि मूंगा की साड़ी है, तो मलबरी साड़ी है। बहुत अच्छे अच्छे जो भी है रेशम पाए जाते हैं। यह देखिए, और ये जो पांचों पांचों प्रकार जो होते हैं, ये सब भारत में ही पाए जाते हैं। बस भारत में ही पाए जाएंगे, याद रखिएगा, केवल भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में एक अनुसंधान संस्थान बना था रेशम को लेकर। वो कौन सा रेशम का अनुसंधान संस्थान था, तो उसका नाम था केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे संस्थान नहीं रहेगा, यहाँ पे केंद्र होता है। संस्थान अनुसंधान केंद्र, केंद्र था। यह कहाँ पे बनाया गया था, तो यह कहाँ पे बनाया गया था, बहरामपुर। कहाँ बनाया गया था, बहरामपुर, बहरामपुर। कहाँ पे बना था, बहरामपुर, बंगाल, बंगाल में बनाया गया था। यह कब बनाया गया था, तो यह बना था 1943 में, 1943 में। कहाँ पर बना था, 1943 में बंगाल में बना था। जिसमें सबसे ज़्यादा भारत में जो भी मतलब यहाँ से पालन स्टार्ट हुआ। और देखिए रेशम जो है, रेशम जो है किस चीज़ को खाते हैं, तो शहतूत के पत्तों को खाने का काम करते हैं। 1 घंटा 2 मिनट हो गया है, तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यह 1 घंटे की क्लास नहीं है, पूरा इमोशन है। समझ जाएंगे तो ठीक, नहीं भी समझेंगे तो भी ठीक। आप लोगों को यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, थैंक्स। मैं उल्टा लिख देता हूँ यार, मेरी इंग्लिश में वही है कि अंग्रेज बनने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे लिखेंगे FOR, यहाँ पे लिखेंगे फॉर, देखने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे देखने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। अरे यार, मैं भूल जा रहा हूँ किसको मिटाना है, कि देखने के लिए धन्यवाद, जय राम जी की। देखने के लिए धन्यवाद। और एक काम आप लोग कीजिएगा कि मेरे इस छोटे से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर दीजिएगा। और नहीं भी करना है तो अपने दोस्तों को मत भेजिएगा, आपने ही पढ़िएगा। क्योंकि आप अगर इतना पढ़ ले रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इतने 22 पेज है। कल से धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाएंगे अपना, और लगभग 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास को करेंगे और ख़त्म कर देंगे पूरी साइंस को। तो मिलते हैं। आज मैं थोड़ा सा थक गया था, आज रिजल्ट आया था और फेल हुआ हूँ, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ था। छोड़िए, जाने दीजिए। और
फिर से कंटिन्यू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोगों के सहयोग से ज़रूर मिलेंगे।